नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी की औकात। कोमल, तुझ में कुछ समझदारी है भी या नहीं? यह किसी 5 स्टार होटल का बिल है या बिजली का? संतोष ने ऐसे दहाड़े मारा कि कोमल रोटी बनाना छोड़कर दौड़ती हुई संतोष के पास आ गई। संतोष उसे देखकर लाल पीला होते बोला, यार, मुझे समझ में नहीं आता, तुम दिन रात बिजली का ऐसा क्या उपयोग करती हो जो इतना बिल आया है? क्या चाय नाश्ते की जगह बिजली ही खाती हो क्या, जो इतना बिल आ गया? घर से बाहर जाकर सरकारी नौकरी करके पैसा कमा कर दिखाओ, तब पता चलेगा मेहनत करना क्या होता है और जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने से पहले बिजली का बिल देखकर संतोष अपनी पत्नी कोमल पर गुस्से से बरस पड़ता है। तभी उसकी ननंद बबीता ताना मारती बोली, भैया, भाभी को भला पैसों की क्या कदर होगी? इन्हें तो कमाना नहीं पड़ता, दिन भर टीवी चलाकर आराम से मनोरंजन करती रहती हैं। और हाँ भैया, मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाना है, तो 5,000 रुपये मुझे भी चाहिए। कोमल बोली, तो क्या यह फिजूल खर्ची नहीं है बबीता? तो बबीता चीखने लगी, भाभी, मैं तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी, फिर भाई की मदद कर दूंगी। आप आप तो बस 2 रोटी ही पकाना जानती हैं और वही पकाती रह जाएंगी। ननंद और भाभी में तू मैं शुरू हो गई। यह देखकर संतोष चीख पड़ा, चुप करो तुम लोग, मेरा सिर फट रहा है। तभी अचानक कोमल के मुंह से निकल जाता है, अजी, आज बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है, क्योंकि आज रिमाइंडर आया है कि आज फीस जमा करने का आखिरी डेट है, वरना लेट फीस लगेगा। तभी संतोष की माँ चेतना देवी खांसते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, बेटा संतोष, मेरी दवाइयाँ 2 दिनों से ख़त्म हो गई हैं, समय मिले तो आज लेते आना, वरना मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पत्नी और माँ की मांगे सुनकर संतोष का धैर्य का बांध टूट पड़ा और वह कोमल पर भड़क गया। उसने कहा, कोमल, तुझे थोड़ी सी भी समझ है या सिर्फ रसोई में आग जलाना और आग बुझाना ही आता है? मुझे तो लगता है जिस तरह लकड़ी जलकर राख हो जाती है, तेरा दिमाग भी वैसे ही रसोई के इर्द गिर्द रहते हुए चलना बंद होकर राख हो गया है। ना तो तुझे माँ की दवाइयों के बारे में पता होता है, ना बच्चों की फीस कब भरनी है यह पता होता है। जब आखिरी तारीख आ जाती तब बता रही है कि आज बच्चों की फीस भरने की आखिरी तारीख है। माँ की दवाइयाँ 2 दिनों से नहीं है, लेकिन तुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मैं दवाई लाऊं या फीस भरूं? तुझे क्या सिर्फ खाना बनाकर खाने के लिए ही रखा है? तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो? दिमाग तो रत्ती भर की भी नहीं है। पंखे लाइट सब दिन रात बिना काम के चलते रहते हैं। तुझे तो ऐसा लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं ना। तुझे अंदाज़ा भी है बाहर जाकर 1 रुपए कमाना भी कितना मुश्किल होता है। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेज दिया, पति को खाना खिला दिया, बस तुझे लगता है इतना सा काम कर लेने से तुम औरतें बहुत बड़ा काम करती हो। अरे, घर संभालना या घर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, घर तो अपने आप ही चलता है। लेकिन संतोष को यह नहीं मालूम था कि जिस औरत के बारे में बात कर रहा है वह दिन रात एक एक पैसा कितना सोच समझकर खर्च करती है। संतोष अपने नाम के विपरीत उसका काम ही था असंतोष रहना। वह हमेशा चिड़चिड़ करता रहता था, क्योंकि वह एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था, जहाँ उसे उसके पद से बढ़कर काम करवाया जाता था, लेकिन सैलरी क्लर्क के पोस्ट की ही मिलती थी, जिसके बारे में सोच सोचकर वह दफ्तर हो या घर सभी जगह बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा था। उसने उस दिन गुस्से में आकर कोमल से कह दिया, घर में बैठकर मज़े करती हो, जब देखो तब बस पैसे पैसे की मांग करती रहती हो। जब कोमल ने कहा, संतोष, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, घर खर्च के लिए ही मांग रही हूँ, घर चलाना इतना आसान नहीं। संतोष ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी बात काटते हुए बोला, रहने दो कोमल, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम अपने दम पर 1 रुपए कमा लोगी ना, उस दिन मेरे सामने जुबान खोलना। दम है तो मेरी तरह सरकारी नौकरी करके दिखाओ, ताकि पता चले कि रुतबा और मेहनत क्या होती है, वरना चुपचाप चूल्हे में रोटियां बनाओ। बस यही तुम्हारी औकात है। संतोष के एक शब्द औकात, इस शब्द ने कोमल को जड़वत कर दिया। वह वहीं कई देर तक खंबे की तरह खड़ी रही। उसके कान सुन्न पड़ गए। अपने पिता की भारी भरकम आवाज़ से बच्चे सहम गए और चुपचाप अपना अपना बैग उठाकर स्कूल चले गए। माँ ने भी बिना नाश्ता किए ही अपने कमरे में जाना उचित समझा।
यह सोचकर कि यह तो इसका रोज का ही काम है, अपने ही बेटे के चीखने चिल्लाने की आदी हो गई थी। संतोष की माँ चेतना देवी, इसलिए उन्होंने संतोष से कुछ नहीं कहा और बिना कुछ कही वहां से अपने कमरे में चली गई। लेकिन कोमल कोमल के मन में संतोष के शब्द उफान मार रहे थे। उसे वह सारी घटनाएं याद आने लगी कि किस तरह वह सुबह 5 बजे सबसे पहले उठकर मशीन की तरह लगातार बिना थके सबकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए सबके लिए नाश्ता बनाती है, सबके लिए टिफिन पैक करती है, घर के सारे काम सुचारू रूप से करती है। पड़ोसियों के ताने मारने पर भी कोमल, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो, काम वाली बाई लगा लो। लेकिन वह सबके तानों को नज़रअंदाज करके अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए सारे काम कर लेती है, ताकि उसे काम वाली को अलग से पैसे न देने पड़े। लेकिन संतोष को उसका काम, उसका त्याग दिखाई नहीं देता। उसे तो ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया का बोझ उसे के कंधों पर है और घर में रहने वाले लोग तो बस मज़े कर रहे हैं। लेकिन उसे क्या पता कि एक औरत किसी दिन पेट भर खाना खाती है और किसी दिन थोड़े से भोजन से ही अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। यह सब सोचकर कोमल की आंखों से आंसू ढुलक कर उसकी गालों को भिगो गए। उसने अपने आंसू अपने साड़ी के पल्लू से पोंछे और मन ही मन उस भीगे हुए पल्लू को देखकर संकल्प किया, औकात, एक गृहिणी की यही औकात है कि वह केवल चूल्हे पर रोटियां सेके। क्या इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर सकती? कोमल के कानों में संतोष के कहे शब्द अभी भी पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। वह थोड़ी देर के लिए डाइनिंग टेबल पर ही बैठी रही। फिर उसने सोचा, एक औरत बगावत करके जाएगी भी कहाँ, खासकर तब जब उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हों और बेसहारा माँ बाप समान सास ससुर हों। उन्हें संभालने के लिए उसे ना चाहते हुए भी उसे वहाँ तो रहना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने फिर से हिम्मत जुटाया और बेमन से ही सही वह रसोई में चली गई। लेकिन आज रोज की तरह उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। संतोष ने इसके पहले भी कई बार अपना गुस्सा दिखाया था उस पर भड़का था, लेकिन आज उसने यही तेरी औकात है यह शब्द कहकर उसके आज सम्मान पर गहरा प्रहार किया था, जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर गई। शादी की तस्वीर और उसके ठीक बगल में थोड़ी धूल जमी हुई एक और तस्वीर, उसकी यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन की फ़ोटो। कोमल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट, इतिहास और राजनीति शास्त्र में टॉपर थी। उसे याद आया, शादी से पहले उसके पिता कहते थे मेरी बेटी तो अफसर बनेगी, अफसर। लेकिन फिर शादी, जिम्मेदारी, बच्चे और वह सपना कहीं बक्से में बंद हो गया। संतोष को तो शायद याद भी नहीं होगा कि उसकी पत्नी कितनी होनहार छात्रा थी। कोमल स्टोर रूम में गई। वहाँ पुराने संदूकों के बीच उसे अपनी किताबों वाला बक्सा मिला। उस बक्से पर ताला लगा था और चाबी चाबी शायद उसके मन के किसी कोने में खो गई थी। उसने एक हेयर पिन बक्से का से ताला खोला। खट और ताला खुल गया। अंदर पुरानी किताबें थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बिपिन चंद्रा के इतिहास, लक्ष्मीकांत की राजनीति सास। उन किताबों की गंध ने कोमल के अंदर सोई हुई उस टॉपर छात्रा को जगा दिया। उसने अपनी डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था लक्ष्य, प्रशासनिक अधिकारी। उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो पागलपन जैसा था। वह 32 साल की थी, 2 बच्चे थे, घर की पूरी जिम्मेदारी थी और पति का रत्ती भर भी सहयोग नहीं था। लेकिन संतोष ने चुनौती दी थी, सरकारी नौकरी। और कोमल जानती थी कि इस दिशा में सबसे बड़ी सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी। हालांकि अब बत्ती नहीं मिलती पर रुतबा वही है। उसे यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देनी थी और सिर्फ देनी ही नहीं, उसे पास करना था, वह भी एसडीएम उप जिला अधिकारी की रैंक के साथ। लेकिन यह कैसे होगा? कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं थे, दिन भर सास ससुर बच्चों की सेवा से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। अगर संतोष को पता चलता कि वह पढ़ने की सोच रही है तो वह फिर से ताने मारता कि घर का काम छोड़कर महारानी बन रही हो। कोमल ने तय किया कि यह युद्ध गुप्त रूप से होगा, उसकी पढ़ाई एक रहस्यमय होगी। एक दोपहर जब सभी लोग सो रहे थे, वह चुपचाप बाजार गई। सब्जी के थैले के नीचे छुपा कर वह नई सिलेबस की किताबें और कुछ गाइड्स लेकर आई। उसने अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए थे ताकि संतोष से मांगना न पड़े। वापस आकर उसने किताबों को रसोई के दाल चावल के डिब्बों के पीछे छुपा दिया। अब
उसकी रणनीति तय थी। वह रात को जब सभी सो जाएंगे तब पढ़ेगी और सुबह 4 बजे उठकर घर का काम शुरू होने से पहले 2 घंटे पढ़ेगी। उस रात 11 बजे जब संतोष खर्राटे ले रहा था, कोमल धीरे से बिस्तर से उठी। उसने सोई लाइट नहीं जलाई ताकि किसी को शक न हो। उसे एक छोटी सी टेबल लैंप जलाई और उसे चारों तरफ से गत्ते से ढक दिया ताकि रोशनी बाहर न जाए। किताब खोली, भारत का संविधान। 8 साल बाद उसने पढ़ाई फिर से शुरू की थी। सब धुंधले लग रहे थे, दिमाग थक चुका था। दिन भर के काम के बाद कमर टूट रही थी, नींद पलकों पर बोझ बन रही थी। मन कह रहा था, सो जा कोमल, तुझसे नहीं होगा, यह बच्चों का खेल नहीं है। तभी संतोष की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, दम है तो नौकरी करके दिखा। कोमल ने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। उसने एक रबर बैंड अपनी कलाई पर बांधा और जब भी नींद आती उसे जोर से खींचकर छोड़ देती। दर्द उसे जगाए रखता। वह पढ़ने लगी, 1 पन्ना, 2 पन्ने, 1 अध्याय। उस रात रसोई में केवल दाल नहीं पक रही थी, बल्कि उस औरत का भविष्य भी पक रहा था। वह अब केवल एक पत्नी ही नहीं थी, वह एक एक्सपेरिमेंट थी। दिन सप्ताह बीतने लगे। कोमल की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। संतोष ने एक दिन नाश्ते की मेज पर टोक दिया, क्या बात है कोमल, आजकल बहुत थकी हुई सी लगती हो, दिन भर सोती रहती हो नहीं क्या? कोमल ने फीकी सी मुस्कान सा, बस थोड़ी कमजोरी है। उसने संतोष को सच नहीं बताया। उसे डर था कि उसका सपना मजाक बन जाएगा, लेकिन मुसीबतें बताकर नहीं आती। परीक्षा का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नज़दीक थी। कोमल को साइबर कैफ़े जाकर फॉर्म भरना था। वह बहाना बनाकर निकली कि वह डॉक्टर के पास जा रही है। साइबर कैफ़े में लंबी लाइन थी। कोमल अपना चेहरा पल्लू में ढके हुए लाइन में लगी हुई थी ताकि कोई उसे पहचान न ले। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार गई। संतोष अपनी बाइक से उसी तरफ आ रहा था। अगर संतोष ने उसे साइबर कैफ़े में देख लिया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। संतोष की बाइक ठीक कैफ़े के सामने रुकी। वह अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। कोमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह लाइन से हटकर एक खंबे के पीछे छुप गई, लेकिन कैफ़े वाले ने जोर से आवाज़ लगाई, मैडम, फॉर्म भरना है या नहीं? नंबर आ गया है आपका। संतोष ने आवाज़ सुनकर गर्दन घुमाई। संतोष की नज़रें सीधे साइबर कैफ़े की तरफ थी। संतोष की नज़रें साइबर कैफ़े की कांच के दरवाजे पर टिक गई थी। कोमल का दिल हलक में आ गया था। वह खंबे के पीछे अपनी सांसें रोके खड़ी थी। अगर संतोष ने उसे यहाँ देख लिया होता तो शायद अफसर बनने का सपना एक ही पल में चकनाचूर हो जाता। तभी संतोष का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन कान पर लगाया और अपनी बाइक मोड़ ली। उसका ध्यान कैफ़े से हटकर कॉल पर चला गया। जैसे ही उसकी बाइक धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ी, कोमल के शरीर में जैसे जान में जान वापस आई। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और दौड़कर काउंटर पर गई। फॉर्म भरा गया। जब उसने सबमिट बटन दबाया तो उसे लगा जैसे उसने किसी सरकारी दस्तावेज पर नहीं बल्कि अपनी नई तकदीर पर हस्ताक्षर किए हैं। अब शुरू हुआ असली खेल। कोमल के लिए यह पढ़ाई किसी स्कूल की परीक्षा जैसी नहीं थी, यह एक दोहरी जिंदगी जीने जैसा था। दिन में वह एक आदर्श बहू और पत्नी थी और रात के सन्नाटे में वह एक योद्धा थी। उसका जीवन घड़ी की सुइयों के साथ बंध गया था। सुबह 4 बजे का अलार्म बजता जिसे वह पहली घंटी में बंद कर देती ताकि संतोष की नींद न खुले। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती, कोमल रसोई के फर्श पर एक पुरानी दरी बिछाकर बैठ जाती। उसके एक हाथ में चाय का पतीला होता और दूसरे हाथ में भारतीय अर्थशास्त्र की किताब। उसने तकनीकी का सहारा लिया। जब वह दिन में कपड़े धोती या बर्तन मांजती तो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किए हुए नोट्स ईयरफोन लगाकर सुनती। सास को लगता कि बहू गाने सुन रही है, वह भी फिल्मी। लेकिन असल में उस वक्त कोमल के कानों में गाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद गूंज रहे होते थे। चुनौतियाँ कम नहीं थीं। कभी-कभी थकान इतनी हावी हो जाती कि सब्जी काटते-काटते उसकी आँख लग जाती। कभी उसका मन करता कि सब छोड़-छाड़ दे। आखिर किसके लिए कर रही हूँ? संतोष को तो परवाह भी नहीं है कि वह सोचती, लेकिन फिर उसने वह ताना याद आ जाता, दम है तो नौकरी करके दिखा। वह ताना उसके लिए किसी बूस्टर डोज का काम करता था। एक रात जब वो डाइनिंग टेबल के नीचे छुपाई हुई टॉर्च की रोशनी में भूगोल जियोग्राफी का नक्शा देख रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह सियर उठी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहाँ संतोष नहीं बल्कि उसकी 6 साल की बेटी मिनी खड़ी थी। मिनी अपनी नन्ही आंखों को मलते हुए अपनी माँ को देख रही थी। कोमल डर गई। अगर बच्ची ने अपने पिता को सब बता दिया तो
कोमल ने हड़बड़ाकर किताबें छुपाने की कोशिश की। बेटा, वो मैं तो बस हिसाब देख रही थी, किताब देख रही थी। मिनी धीरे से पास आई और उसने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। उसने मासूमियत से कहा, माँ, आप पढ़ाई कर रही हो ना, जैसे मैं करती हूँ। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को गले से लगा लिया। उस रात उसे एक नन्हा साथी मिल गया। मिनी अब कोमल की ढाल बन गई। जब भी संतोष घर पर होता, कोमल को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मिनी जानबूझकर पिता को बातों में उलझाए रखती या उनसे होमवर्क में मदद मांगती रहती ताकि माँ को रसोई में पढ़ने के लिए कुछ मिनट और मिल जाए। एक माँ और बेटी के बीच का यह मुख्य समझौता घर की चारदीवारी के भीतर चल रहा था। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। प्रीलिम्स की तारीख नज़दीक आ गई। जिस दिन उसे परीक्षा देने जाना था, उस दिन संतोष घर पर ही था। कोमल ने एक योजना बनाई। उसने घर में कहा कि उसकी बचपन की सहेली बहुत बीमार है और उसे अस्पताल में उसकी मदद के लिए जाना है। झूठ बोलते वक्त उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी कि उसने कभी परिवार में झूठ नहीं बोला था, लेकिन यह झूठ किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए था। संतोष ने चिढ़ते हुए कहा, संडे को भी शांति नहीं है। ठीक है, जाओ, लेकिन शाम तक जल्दी आ जाना, मेरे दोस्त खाने पर आ रहे हैं। कोमल घर से निकली। उसने साड़ी के पल्लू से चेहरा ढका और ऑटो में बैठकर परीक्षा केंद्र की ओर चल दी। केंद्र के बाहर हजारों छात्र छात्राएं खड़े थे। 22-23 साल के युवा जिनके चेहरे पर ताजगी और जोश था। उनके बीच में 32 साल की कोमल अपनी सूती साड़ी और माथे पर बिंदी लगाए खुद को बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही थी। उसे लगा, क्या मैं इन बच्चों से मुकाबला कर पाऊंगी? इनका काम सिर्फ पढ़ना है और मेरा काम पूरी दुनिया को संभालना है। आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तभी उसने गेट के पास एक बूढ़े पिता को अपनी बेटी से कहते हुए सुना, बेटा, डरना मत, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी किस्मत है। कोमल को लगा जैसे वह शब्द उसके पिता कह रहे हों। उसने गहरी सांस ली और हॉल में प्रवेश किया। पेपर हाथ आते ही जैसे जादू हो गया। जो प्रश्न उसे किताबों में जटिल लगते थे, आज वे उसे जाने पहचाने से लग रहे थे। रसोई की गर्मी में याद किए गए इतिहास के सन, कपड़े धोते वक्त रटे गए विज्ञान के नियम, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। 2 घंटे कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब वह घर लौटी तो शाम हो चुकी थी। संतोष के दोस्त घर आ चुके थे। कोमल ने बिना कपड़े बदले बिना आराम के सीधे रसोई संभाल ली और मेहमानों के लिए पकौड़े तलने लगी। पैरों में दर्द था, दिमाग थका हुआ था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। उसने अपना पहला युद्ध लड़ लिया था। महीने बीते, रिजल्ट का दिन आया। कोमल उस दिन छत पर कपड़े सुखा रही थी। उसके हाथ में फ़ोन था। वेबसाइट बहुत धीमी चल रही थी। उसका दिल जोर जोर धड़क रहा था। पेज खुला। उसने अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, क्वालिफाइड फॉर मेंस। कोमल की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने अपना मुंह अपने पल्लू से दबा लिया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह खुशी के आंसू थे या उस विश्वास की जीत थी जो उसने खुद पर किया था। उसने प्रीलिम्स पास कर लिया। वह उन लाखों लोगों में से चुनी गई थी जो अब मुख्य परीक्षा में से मेंस देंगे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि असली पहाड़ तो अब चढ़ना बाकी था। प्रीलिम्स केवल एक छटनी थी, मेंस असली इम्तिहान था और इसके लिए उसने अब केवल पढ़ना ही नहीं था बल्कि लिखना भी था। लंबे लंबे उत्तर, निबंध और केस स्टडीज। अब उसे रात को ज़्यादा जागना पड़ता था। उसकी नींद अब मात्र 3 से 4 घंटे रह गई थी। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था। संतोष ने कई बार उसे दवाइयाँ लेने को कहा, लेकिन गला साफ करने की आवाज़ कोमल ने बस मौसमी बुखार कहकर टाल दिया। मुख्य परीक्षा से ठीक 1 सप्ताह पहले की बात है। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर शांत था। कोमल डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। चारों तरफ किताबें और नोट्स फैले हुए थे। वह एक निबंध लिख रही थी, महिला सशक्तिकरण और समाज की भूमिका। लिखते लिखते उसकी पलकें भारी हो गई। थकान इस कदर हावी था कि उसे पता ही नहीं चला कब उसका सिर टेबल पर रखी किताबों पर टिक गया और वह गहरी नींद में चली गई। टेबल लैंप की रोशनी सीधे सीधे उसके चेहरे और खुली किताबों पर पड़ रही थी। कमरे में संतोष की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए बिस्तर से उठा। वह नींद में चलता हुआ डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह हॉल में आया, उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी। उसने देखा कि कोमल टेबल पर सिर रख कर सो रही है, लेकिन संतोष की नज़रें कोमल पर नहीं बल्कि उसके चारों ओर फैली उन मोटी मोटी किताबों और खुले हुए रजिस्टर पर टिक गई।
उसने आगे बढ़कर टेबल लैंप की रोशनी में उस खुले हुए पन्ने को देखा। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यूपीएससी मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र, नाम कोमल यादव। संतोष सन्न रह गया। उसके हाथ में पानी का गिलास हिलने लगा। उसने अविश्वास से सोती कोमल को देखा, फिर उस एडमिट कार्ड को। संतोष ने कोमल के कंधे पर हाथ रखा और उसे जोर से हिलाया। कोमल 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 हड़बड़ाकर उठी। उसकी नींद एक झटके में उड़ गई। सामने संतोष खड़ा था। उसके हाथ में एक एडमिट कार्ड था जिसे कोमल ने अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था। कोमल का पूरा शरीर कांपने लगा। उससे लगा कि अब प्रलय आएगी। अब वो सारी बातें, झूठ, चोरी, विश्वासघात एक सैलाब बनकर उस पर टूट पड़ेगी। संतोष ने एडमिट कार्ड मेज पर पटका। उसकी आंखों में अजीब सी शून्यता थी जिसे पढ़ना मुश्किल था। उसने भारी आवाज़ में पूछा, यह क्या है? कोमल, तुम यह सब क्या कर रही थी? मुझसे छुपाकर कोमल अपनी जगह से उठी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी कांपती आवाज़ को स्थिर किया और पहली बार संतोष की आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ संतोष, मैं तैयारी कर रही हूँ। आपने ही तो कहा था दम है तो नौकरी करके दिखाओ। बस वही दम जुटाने की कोशिश कर रही थी। संतोष ने चारों तरफ फैली किताबों को देखा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। उसने उन डायरियों को देखा जो कोमल के हाथ से लिखे नोट से भरी हुई थी। एक पल के लिए कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। संतोष ने एक गहरी सांस ली। उसे गुस्सा आना चाहिए था, उसे चिल्लाना चाहिए था, लेकिन वह चुप रहा, एकदम चुप। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो क्या आप करने देते? कोमल की आवाज़ में एक दर्द भरा सवाल था। आपने तो पहले ही फैसला सुना दिया था कि मेरी औकात सिर्फ चूल्हे में रोटियां बनाने की है। संतोष कुछ नहीं बोला। वह मुड़ा और बिना एक शब्द कहे अपने बेडरूम में चला गया। कोमल वहीं खड़ी रही। क्या यह तूफान से पहले की शांति थी? क्या कल सुबह उसे घर से निकाल दिया जाएगा या उसकी किताबें जला दी जाएंगी? पूरी रात कोमल की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह हुई, लेकिन घर का माहौल बदला हुआ था। संतोष हमेशा की तरह तैयार हुआ, नाश्ता किया, लेकिन उसने कोमल से एक शब्द भी नहीं कहा। जाते वक्त उसने बस इतना कहा, मैं शाम को देर से आऊँगा। कोमल का दिल बैठा जा रहा था। उसका इम्तिहान सिर पर था और घर में शीत युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी किताबों को समेटा और फिर से पढ़ाई में लग गई। अब डर का स्थान जितने ले लिया था। 2 दिन ऐसे ही बीते, खामोशी और तनाव में। परीक्षा के लिए शहर छोड़कर लखनऊ जाना था। सेंटर दूसरे शहर में था। कोमल को नहीं पता था कि वह संतोष से कहेगी कि उसे 3 दिनों के लिए बाहर जाना है। परीक्षा से एक शाम पहले संतोष घर जल्दी आ गया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। कोमल रसोई में थी। संतोष सीधे उसके पास गया और वह लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। कोमल ने धड़कते दिल से लिफाफा खोला और अंदर लखनऊ की ट्रेन की 2 टिकटें थी, एक कोमल के लिए और एक संतोष के लिए। कोमल ने चौंक कर संतोष की ओर देखा। संतोष की नज़रें झुकी हुई थी। उसने भारी गले से कहा, मैंने उस रात तुम्हारी डायरी पढ़ी थी कोमल। उसने तुमने लिखा था, मैं यह नौकरी अपने लिए नहीं, अपने परिवार के सम्मान के लिए करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे ताने ने तुम्हें इतना चोट पहुँचाई है और इतना मजबूत भी बना दिया है। संतोष रुका। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं भले ही शायद एक अच्छा पति नहीं बन पाया, पर मैं तुम्हारी कामयाबी के रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगा। चलो सामान पैक करो, कल तुम्हारी परीक्षा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लेट हो जाओ। कोमल की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वह जीत थी जिसका इंतजार उसे किसी भी रिजल्ट से ज़्यादा था। पति का यह साथ उसके लिए सबसे बड़ा मेडल था। अगले दिन वे दोनों लखनऊ पहुँचे। परीक्षा केंद्र के बाहर का नज़ारा कुछ और ही था। जहाँ बाकी पतियों या अभिभावकों के चेहरे पर चिंता थी, संतोष के चेहरे पर एक गर्व था। जब कोमल परीक्षा हॉल के अंदर जाने लगी तो संतोष ने उसे रोका। उसने अपनी जेब से एक पेन निकाला और कोमल को देते हुए कहा, यह पेन मैंने कल ही खरीदा है, इससे अपनी किस्मत लिखना कोमल। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक मैडम। कोमल मुस्कुराई, वो मुस्कान जो सालों बाद उसके चेहरे पर लौटी थी। मुख्य परीक्षा कठिन थी। लगातार 4 दिनों तक लिखना, उंगलियों में सूजन आ जाना, दिमाग शून्य हो जाना। लेकिन हर बार जब कोमल की हिम्मत जवाब देने लगती, उसे गेट के बाहर इंतजार करना करना तो संतोष याद आ जाता। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने उन उत्तरों में केवल शब्द नहीं लिखे थे, बल्कि अपने जीवन का अनुभव, अपना दर्द और अपनी आशाएं उड़ेल दी।
परीक्षा खत्म हुई, अब फिर से इंतजार का दौर शुरू हुआ। इंटरव्यू का कॉल, महीने बीत गए। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। संतोष अब कोमल को हाउसवाइफ नहीं बल्कि एक भावी अफसर की तरह देखता था। वह अब घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। वह समझ चुका था कि घर चलाना सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं। और फिर वह दिन भी आया। पोस्टमैन दरवाजे पर एक खाकी लिफाफे लेकर आ गया। इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया। कोमल ने आखिरी पड़ाव भी पार कर लिया। अब बस इंटरव्यू बाकी था। इंटरव्यू के लिए उसे साड़ी पहननी थी। संतोष खुद बाजार गया और उसके लिए एक सिंपल सोबर गर्मामयी सूती की साड़ी खरीद कर लाया। इंटरव्यू का दिन, बोर्ड मेंबर्स के सामने कोमल बैठी थी। 5 वरिष्ठ कार्य उसे परखने के लिए तैयार थे। एक मेंबर ने पूछा, मिसेस यादव, आप एक गृहिणी हैं, 2 बच्चों की माँ, इतने सालों के गैप के बाद आपने प्रशासन में आने का क्यों सोचा? क्या आपको नहीं लगता कि यह नौकरी आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगी? कोमल एक पल के लिए सोचा, फिर कुछ ऐसे शब्दों में जवाब दिया, सर, एक गृहिणी से बेहतर मैनेजमेंट कोई नहीं जानता। हम सीमित संसाधनों में घर चलाना जानते हैं, बिना छुट्टी लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं और हर रिश्ते को सहज कर रखना जानते हैं। प्रशासन भी तो यही है, सीमित संसाधनों में समाज को चलाना। रही बात चुनौती की, तो जिस औरत ने अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने ही घर में जीती हो, उसके लिए बाहर की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती। बोर्ड मेंबर्स के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वे समझ गए थे उनके सामने से एक अभ्यर्थी नहीं बल्कि एक लोहे जैसी मजबूत महिला बैठी है। इंटरव्यू खत्म हुआ। रिजल्ट आने में कुछ हफ्ते बाकी थे। उस शाम पूरा शहर दिवाली की तैयारी कर रहा था, लेकिन यादव निवास में एक अलग ही बेचैनी थी। आज अंतिम परिणाम आने वाला था। इंटरनेट पर पीडीएफ लिस्ट अपलोड हो चुकी थी। संतोष लैपटॉप खोले बैठा था। कोमल, बच्चे, सास ससुर सब उसके पीछे खड़े थे। संतोष के हाथ कांप रहे थे। उसने कंट्रोल+F दबाया और सर्च बॉक्स में टाइप किया, कोमल यादव। स्क्रीन एक पल के लिए रुकी और फिर एक नाम हाईलाइट हुआ। संतोष चिल्लाया नहीं, वह बस कुर्सी से खड़ा हो गया। वह धीरे से मुड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कोमल की ओर देखा और कहा, बधाई हो एसडीएम साहिबा, घर में खुशी का माहौल हो गया। बच्चे कूदने लगे। सास ने कोमल को गले से लगा लिया। ननंद की आंखें खुली की खुली रह गई। कोमल ने रोते हुए संतोष के पैर छुए, लेकिन संतोष ने उसे रोक लिया और अपने गले से लगा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली क्लाइमेक्स तो अभी भी बाकी था। अगले दिन सुबह मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजने लगे। मीडिया वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब यादव निवास के बाहर जमा हो गए थे। वही पड़ोसी जो कल तक कहते थे, अरे इनकी बहू तो दिन भर घर में ही रहती है, लेकिन वही आज कह रहे थे, हमें तो पता था पहले से कि कोमल जी बहुत होनहार है। कोमल बाहर आई। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। रिपोर्टर्स माइक लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उस शहर के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उतरे। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग सांस रोके देख रहे थे सरकारी गाड़ी से उतरे हुए। गला साफ करने की आवाज़। डीएम साहब, जो अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते थे, वे धीरे धीरे चलकर कोमल के करीब आए। कोमल ने घबराहट और सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन अगले ही पल वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास रच दिया। डीएम साहब कोमल के करीब आए और उन्हें बड़ी आत्मीयता के साथ फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस यादव, माफ़ कीजिएगा मैडम, एसडीएम प्रोटोकॉल के हिसाब से तो आपको मेरे पास रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं खुद आकर आपका सम्मान करूं। यह सम्मान आपकी रैंक के लिए नहीं, यह उस जज्बे के लिए जिसने साबित कर दिया कि एक गृहिणी अगर ठान ले तो वह चूल्हे की आंच से निकलकर प्रशासन की कुर्सी तक का सफ़र तय कर सकती है। हमें आप पर गर्व है। भीड़ की खामोशी अब तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। यह सम्मान, यह गौरव, यह पल, उसने इसके लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान किया था। मीडिया वालों ने माइक कोमल की तरफ बढ़ा दिया। एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपने अपनी बड़ी परीक्षा कैसे पास की, जबकि आप पर घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां थीं? सबकी निगाहें संतोष पर टिक गई। लोगों को उम्मीद थी कि अब कोमल अपने पति का पोल खोल लेगी और बताएगी कैसे उसे ताने मिले, कैसे उसे औकात याद दिलाई गई। संतोष का सिर शर्म से झुक गया। वह भीड़ के एक कोने में खड़ा था, नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे अपना वह ताना
दम है तो कमा कर दिखा। उसने माइक हाथ में लिया। उसने भीड़ में खड़े संतोष को देखा। उसकी आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल एक ठहराव था। कोमल ने शांत स्वर में कहा, मेरी सफलता के पीछे मेरे पति संतोष का हाथ है। सब चौंक गए। संतोष ने हड़बड़ाकर कोमल की ओर देखा। कोमल ने अपनी बात जारी रखी। अगर संतोष ने मुझे चुनौती न दी होती, अगर उन्होंने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर न ढकेला होता, तो शायद मैं आज भी सिर्फ चूल्हे पर रोटियां ही बना रही होती। उनकी उस एक बात ने मेरे अंदर की सोई आग को जगा दिया, और जब मैं गिर रही थी तो उन्होंने ही मुझे संभाला भी। यह जीत सिर्फ मेरी ही नहीं, हम दोनों की है। यह सुनते ही संतोष की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर कोमल के पास आया। उसने माइक को दूर हटाया और सबके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के कोमल के आगे हाथ जोड़ लिए। कोमल, संतोष की आवाज़ काँप रही थी, मैंने तुम्हें औकात दिखाई थी ना। आज तुमने मुझे बता दिया कि असली औकात पद या पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत और त्याग से बनती है। मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हारा पति बाद में हूँ, पहले तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। कोमल ने संतोष के हाथ थाम लिए। उस पल वहाँ मौजूद हर औरत, हर पुरुष की आंखें नम थीं। यह केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं था, यह एक रिश्ते का पुनर्जन्म भी था। अगले कुछ दिन यादव निवास में जश्न का माहौल रहा, लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर वह थी कि जो एक हफ्ते बाद देखने को मिली। सुबह का समय था। घर के बाहर एक सरकारी महिंद्रा ब्लूरो गाड़ी खड़ी थी, जिस पर नीली पट्टी और में लिखा था उप जिलाधिकारी एसडीएम कोमल। वर्दी में तैयार होकर बाहर आई। खाकी साड़ी, कंधे पर सितारे और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। वह अब दबी कुचली बहू नहीं थी, वह एक अधिकारी थी। लेकिन अधिकारी बनने से पहले वह एक माँ और एक बहू थी। उसने सबसे पहले अपनी सास के पैर छुए, सास जो हमेशा उस घर के लिए टोकती थी। आज घर उसे अपनी बहू का माथा चूम रही थी। जाओ बिटिया, अब तक तुमने घर संभाला है, अब आज जाकर अपना जिला संभालो। सास ने आशीर्वाद दिया। ननद ने भी शुभकामनाएं दी। कोमल गाड़ी की तरफ बढ़ी। ड्राइवर ने सम्मान से दरवाज़ा खोला, लेकिन बैठने से पहले कोमल की नज़र नेम प्लेट पर गई। घर के गेट पर एक नई नेम प्लेट लगी हुई थी। पहले वहाँ लिखा था संतोष यादव, अब वहाँ लिखा था कोमल यादव, एसडीएम एवं संतोष यादव। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस घर की पहचान तुमसे है कोमल। कोमल गाड़ी में बैठी। गाड़ी स्टार्ट हुई। जैसे ही गाड़ी गली से बाहर निकली, मोहल्ले की लड़कियां जो स्कूल जा रही थी वे रुक गई। उन्होंने कोमल को जाते हुए देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। कोमल ने अनजाने में ही सही उन सैकड़ों लड़कियों को एक सपना दे दिया था कि शादी के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो दोस्तों, कोमल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है। हमारे समाज में अक्सर औरतों को यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि तुम घर में करती ही क्या हो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हाथ पालना झुला सकते हैं, वे हाथ दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझे। कोमल ने साबित कर दिया कि औरत का सम्मान उसकी सैलरी स्लिप से नहीं, बल्कि उसके वजूद से होना चाहिए। क्या सम्मान पाने के लिए हर औरत को एसडीएम ही बनना पड़ेगा? क्या एक गृहिणी जो बिना छुट्टी लिए घर को स्वर्ग बना सकती है, वो सम्मान की हकदार नहीं है? आज आप सब से मेरा एक सवाल है, अगर कोमल एसडीएम नहीं बनती तो क्या उसका घरेलू काम और त्याग बेकार था? क्या हम अपनी माँ, पत्नी, बहन को वह सम्मान देते हैं जिसके वे हकदार हैं, चाहे वे कमाती हों या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे हर उस महिला के साथ शेयर करें जिसे अपनी ताकत पहचाननी है, और हर उस पुरुष के साथ जिसे अपनी सोच बदलनी है। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।